मैं 16 साल की थी और ठाकुरों की हवेली में काम करती थी। यहाँ के मर्द बहुत रौबदार और खूबसूरत थे। हवेली के सबसे छोटे ठाकुर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वो विलायत से पढ़कर आए थे। मैं चोरी चोरी उन्हें देखा करती थी। एक दिन वो घर पर नहीं थे जब मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी। उनकी तस्वीर साफ करते करते मैं उसमें खो गई और एसी की ठंड में पता ही नहीं चला कि कब तक सोई रही। जब आँख खुली तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने अपने पेट पर किसी मर्दाना हाथ के स्पर्श को महसूस किया था। और अब वो मर्दाना हाथ मेरे पेट से नीचे की ओर। मैं पापा को देख रही थी, जिनके हाथ में शराब की बोतल थी और वो मम्मी को जानवरों की तरह पीट रहे थे। मेरा दिल बेकाबू होकर रो पड़ा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे जिंदगी गुजारूंगी। मेरी मम्मी लोगों के घरों में जाकर काम करती थी, उनके बर्तन धोती थी, तभी हमारे घर का चूल्हा जलता था। और मेरे पापा हमेशा घर आकर मम्मी के पैसे चुराते थे और शराब की बोतल खरीदकर बरामदे में ही बैठकर पीते थे। उनकी इस हरकत से मम्मी को बहुत गुस्सा आता था। मेरी उम्र 16 साल की थी और मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इसी वजह से पापा की ये हरकतें मम्मी को बहुत नागवार गुजरती थी। पापा आज भी शराब की बोतल लेकर आए थे और बरामदे में ही बैठकर पीने लगे थे। इसलिए मम्मी भड़क उठी थी और गुस्से में कहने लगी, तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये हरकतें करते हुए। घर में जवान बेटी हो रही है और तुम ये हरकतें करते हो। और अगर शराब पीनी ही थी तो बाहर कहीं पी लेते, शराब की बोतल घर में क्यों लाए? और ये सुनते ही पापा ने मम्मी को पीटना शुरू कर दिया। पापा की मर्दानगी को बर्दाश्त नहीं था कि मम्मी उनसे कोई सवाल करे। मेरा छोटा भाई मेरे सीने से लगकर जोर जोर से रो रहा था, जबकि मैं उसे चुप करवा रही थी। मैंने जब से इस घर में आंख खोली थी, मारपीट के अलावा कुछ नहीं दिखा था। मेरी कुछ सहेलियां भी थी, उनके भी पापा थे, लेकिन वो मेरे पिता जैसे नहीं थे, बल्कि बहुत शरीफ इंसान थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उनकी माँ ने उन्हें मुझसे मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरा बाप शराबी और जुआरी था और मेरी मम्मी लोगों के घरों में काम करती थी। ये मेरी हकीकत थी। मैं तड़प कर रो पड़ी थी और मुझे रोता देख मेरा छोटा भाई चुप हो गया था। मेरे आंसू पोंछकर वो मुझे दिलासा देने लगा था। हम दोनों ऐसे ही थे, एक तकलीफ में होता था तो दूसरा संभाल लेता था। काफी देर तक मैं रोती रही और जब बाहर से मम्मी की चीखें बंद हो गई तो मैंने अपने कदम बरामदे में रखे। पापा पीठ फेर कर बैठे शराब पी रहे थे। मैंने मम्मी को देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जगह जगह से कपड़े फटे थे और नीले निशान शरीर पर साफ दिख रहे थे। पापा ने आज हद कर दी थी। लोहे के पाइप से उन्हें मारा था। मैं मम्मी को सहारा देकर अंदर ले गई। उनकी हालत ऐसी थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। मैंने छोटे भाई की मदद से उनके घावों पर मरहम लगाया था, जबकि मेरी माँ तड़पकर रो पड़ी थी। मुझे मालूम था कि उन्हें इन जख्मों की आदत है। वो इस दर्द से नहीं रो रही थी, बल्कि इसलिए कि अब वो काम पर नहीं जा सकती थी, और अगर वो काम पर नहीं गई तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। यही चिंता उन्हें खाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें हल्दी वाला गुनगुना दूध दिया, ताकि उनके जख्मों को थोड़ा आराम मिल सके, और छोटे भाई के सिर पर प्यार कर कहा, मम्मी का ख्याल रखना। मैं मम्मी की जगह हवेली जाती हूँ और वहाँ काम करके आती हूँ। छोटे ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए हाँ में सिर हिला दिया था और मैं सिर पर चादर ओढ़कर हवेली की तरफ चल पड़ी थी। ये ठाकुरों की हवेली थी। यहाँ की औरतें रानी महारानी जैसी थी। सब इस हवेली में काम करती थी और मर्द खूबसूरत और रौबदार थे। ठाकुरों का पूरे गांव में रौब और दबदबा था। पहले जब मैं इन ठाकुरों की हवेली के बारे में सुनती थी तो मेरे दिमाग में वही मूवीज और किस्से कहानियों वाले ठाकुर आते थे, जो गांव वालों पर जुल्म करते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करते हैं। लेकिन हमारे गांव के ठाकुर ऐसे नहीं थे। वो बहुत ही इज्जतदार और गांव की बहन बेटियों को इज्जत देने वाले थे। गांव की सभी लड़कियां औरतों को वो अपनी बहन बेटियों की तरह मानते थे। उनके घर की खुद की औरतें भी बहुत ही इज्जतदार थी, कभी किसी की तरफ गलत निगाहें नहीं डालती थी। आज तक उनकी औरतों को किसी गैर मर्द ने देखा तक नहीं था। कोई भी ठाकुरों की हवेली के पास से गुजरता तक नहीं था, और खासकर कोई बेशरम औरत तो बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी बहुत चरित्रवान औरत थी और धार्मिक औरत थी, इसलिए बड़ी ठकुराइन ने उन्हें नौकरी पर रखा था।
मेरी माँ पर ठकुराइन को बड़ा ही भरोसा था, क्योंकि मेरी मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती थी। जबकि ठकुराइन के नजदीक औरतें जहर से भी ज्यादा बुरी थी। जो झूठ बोलकर छुट्टी करती थी, उन्हें सच भी झूठ लगता था। वो काफी सख्त मिजाज थी। कहीं मम्मी हवेली ना चाहे तो अगले दिन वो काम से छुट्टी ही ना कर दे। फिर हमारे घर का चूल्हा कैसे चलता? इसलिए मैंने हवेली जाना ठीक समझा। जब से मम्मी की नौकरी हवेली में लगी थी, तब से हमारे घर के हालात कुछ बेहतर हो गए थे और पापा को रोज शराब की बोतल खरीदने के पैसे भी मिल जाते थे। मैंने भगवान का नाम लेकर हवेली के अंदर कदम रखा था। हवेली की शानो शौकत देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। न जाने मुझे ये लोग मम्मी की जगह रखेंगे या नहीं। यही सोचकर मेरा कदम रुक गया था। लेकिन मैंने अपने कदम वापस लिए नहीं थे। मैं इतना करीब आकर वापस नहीं जा सकती थी। मैं सीधे मम्मी की दोस्त शीला के पास जाना चाहती थी। वही मुझे बड़ी ठकुराइन के पास लेकर जा सकती थी। मैंने अपने कदम रसोई की ओर बढ़ाए। अक्सर मम्मी के मुंह से सुना था कि वो रसोई में खाना पकाती है। यकीनन अभी भी उनका वही होना जरूरी था, क्योंकि दोपहर का वक्त हो रहा था। इतनी बड़ी हवेली थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रसोई किधर है। लेकिन खानों की खुशबू से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मुझे किस तरफ जाना है। मैं रसोई में दाखिल हुई तो सामने ही शीला आंटी खाना पका रही थी। मैंने धीमी आवाज में उन्हें पुकारा तो वो तुरंत मुड़ी और मुझे हैरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम आराधना की बेटी हो ना? मैंने फौरन सिर हिलाकर उन्हें अपनी आने की वजह बताई। वो सारी बात सुनकर काफी भावुक हो गई और पापा को कोसने लगी, जबकि मैंने चुपचाप सिर झुका लिया था। थोड़ी देर बाद वो मुझे बड़ी ठकुराइन के कमरे की तरफ ले चली। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने काली चादर को कसकर सिर पर ओढ़ लिया था, क्योंकि बड़ी ठकुराइन का रौब ही ऐसा था कि अच्छी भली औरतें भी कांप जाती थी। शीला ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से हमें इजाजत मिल गई थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू मेरी नाक के नथुनों से टकराई थी। शीला आंटी मुझे सीधे बड़ी ठकुराइन के पास ले गई और उनके कदमों में बैठते हुए मेरी माँ की पूरी कहानी उन्हें सुना दी और मुझे आगे करते हुए बोली कि ये लड़की उसके बदले काम के लिए आई है। आप कृपा करें। उन्होंने मुझे गौर से देखा और मैं सिर झुकाए कांप रही थी। भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था। मेरे नैन नक्श बहुत मासूम से थे। वो मुझे देखते हुए बोली, लड़की, अपने आप को घूंघट में कर लो। तुम्हारा चेहरा तो चेहरा रहा, एक भी बाल तुम्हारा नजर नहीं आना चाहिए। देखने में अच्छी हो, इसीलिए बोल रही हूँ। बाकी कल से तुम अपनी माँ की जगह आ सकती हो। उनकी रौबदार आवाज सुनकर मैंने फौरन ही हाँ में सिर हिला दिया था और उनका धन्यवाद करके अपने घर आ गई थी। मेरे दिल में ढेरों सुकून उतर आया था। अब माँ को कोई परेशानी नहीं होनी थी। उनकी रोजी रोटी चलती ही रहनी थी। मुझे ज्यादा दिन वहां काम नहीं करना था, इसलिए मैं सुकून में थी। घर आकर माँ को देखा तो वो दवाइयों और दूध के असर में गहरी नींद में थी। मैंने छोटे के सिर पर प्यार किया और उसके पास ही बैठ गई, जबकि पापा शराब पीकर टुन हो चुके थे। एक दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था और अगली सुबह मैं हवेली पहुंच गई थी। मेरा सबसे पहला सामना विलायत से आए बड़े साहब के बेटे से हुआ था। मैं बिना ध्यान के किचन की तरफ दौड़ी चली जा रही थी कि सामने से आते उससे टकरा गई थी। मैं गिरती इससे पहले ही उसने मुझे अपने मजबूत हाथों में थाम लिया था। मैं एकदम हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार की तरह दौड़ रही थी। मेरे चेहरे से घूंघट उतर चुका था। वो मुझे बड़े ही गौर से देख रहा था। वो देखने में बला के हसीन थे। सफेद शर्ट और काली पैंट पहने वो किसी शहजादे से कम नहीं थे। मेरी तो आंखें ही नहीं ठहर रही थी। अगर मुझे बड़ी ठकुराइन अपने बेटे को इस तरह देखते हुए पकड़ लेती तो यकीनन आज माँ और मेरा इस हवेली में आखिरी दिन होना था। मैं जल्दी से दोबारा अपने चेहरे पर घूंघट डाला और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। मैं अभी किचन में दाखिल होती इससे पहले ही उस विलायती शख्स ने मुझे पुकारा था। मैं फौरन ही ठहर गई। मेरा दिल किसी बेकाबू घोड़े की तरह दौड़े जा रहा था। वो मुझे देखते हुए बोला, लड़की, कॉफी बनाकर ऊपर मेरे कमरे में ले आओ और जल्दी करना। ये बोलकर वो रुके नहीं थे और ऊपर चले गए थे। उनके बारे में गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि ये शख्स बहुत सख्त मिजाज का इंसान है। अभी कुछ दिन पहले ही विलायत से आया है और अब अपने पापा के साथ उनका कारोबार संभाल रहा है।
ان کا نام سورج بھان تھا۔ میں کچن میں داخل ہوئی اور شیلا آنٹی کو رادھے رادھے کر کے اس ولایتی ٹھاکر زادے کا حکم سنایا تو وہ فوراً بولی، اگر اس نے تمہیں کہا ہے تو تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اپنی بات کا بہت پکا ہے۔ اگر تمہارے علاوہ کافی دینے کے لیے کوئی اور چلا گیا تو اس کی شامت آ جائے گی اور ساتھ میں تمہاری ماں کی نوکری کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ میں فوراً بولی تھی، جی آنٹی، مجھے اندازہ ہو چکا ہے، میں جلدی سے کافی بنا کر انہیں دے کر آتی ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہی فوراً اپنے کام میں لگ گئی۔ مجھے کافی بنانا آتا تھا۔ اکثر ماں اور ہم شام کے وقت کافی پیتے تھے۔ چھوٹے کو بہت پسند تھی۔ میں نے جلدی سے کافی پھیٹی اور ان کے لیے بنا کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ آنٹی سے ان کے کمرے کا راستہ پوچھ لیا تھا میں نے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس گھر میں میرا یہ کام کا پہلا دن تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ آنٹی نے کہا تھا کہ اوپر والے حصے کا آخری کمرہ ٹھاکر سورج بھان کا ہے، اس لیے میں نے ہمت کر کے قدم وہیں بڑھائے تھے۔ دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ اندر سے فوراً ہی گہری آواز آئی تھی، آ جاؤ۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے حوالے کی تھی اور اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے تھے۔ میرے جسم کا روم روم کانپ رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر پیر پھیلائے اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ کام کر رہے تھے۔ میں نے اجازت مانگ کر کافی ان کے برابر میں رکھ دی تھی اور جلدی سے کمرے سے باہر جانے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک اور حکم کی وجہ سے مجھے وہیں ٹھہرنا پڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، الماری سے میرا بلیک سوٹ نکال کر پریس کرو اور پھر میرے جوتے بھی پالش کر دینا۔ مجھے ایک ضروری جگہ پر جانا ہے۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، بلکہ مجھے برتن دھونے کے لیے رکھا گیا ہے۔ مگر کسی صاحب کا کام کا منع کرنا مطلب نوکری کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ میں فوراً ہی ان کی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ میرے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ میں نے الماری کھولی تو کئی رنگ کے کپڑے ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے، لیکن بلیک سوٹ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اوپر سے گھونگھٹ بھی۔ مجھے اچھے سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کافی ہڑبڑاہٹ میں تھی اور کئی سوٹ ادھر ادھر کر چکی تھی۔ میری ہڑبڑاہٹ دیکھ کر وہ پیچھے سے بولا، لڑکی، اپنے چہرے سے ہی لمبا سا گھونگھٹ ہٹاؤ، اس کے بعد کام کرو۔ لیکن ٹھکرائن کا حکم تھا کہ میرے چہرے سے گھونگھٹ نہیں سرکنا چاہیے، اس لیے میں نے اس کا یہ حکم نہیں مانا تھا اور اس گھونگھٹ کے ساتھ اس کے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ لیکن تبھی اچانک سے میرے پیچھے آ گیا اور اس نے میرے سر سے گھونگھٹ نیچے سرکا دیا۔ میں ایک دم گھبرا کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ میری بڑی بڑی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ وہ مجھے مدہوش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر آئے پسینے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولا، لڑکی، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ ریلیکس ہو کر کام کرو۔ جبکہ اس کا ہاتھ جیسے ہی میرے چہرے سے لگا تھا، میں ایک دم بدک کر دور ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے بیڈ پر جا کر بیٹھ چکا تھا، لیکن اس کی نظریں میرے اوپر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ مجھے سامنے ہی بلیک سوٹ نظر آ گیا تھا۔ میں نے بلیک سوٹ نکالا اور فوراً ہی اسے پریس کرنے لگی تھی۔ میں تھی تو 16 سال کی، لیکن میری ماں نے مجھے ہر کام سکھایا تھا۔ وہ کام کرنے کے لیے دوسروں کے گھر میں چلی جاتی تھی۔ پیچھے پورا گھر مجھے ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کا سوٹ پریس کر کے وہیں ٹانگ دیا اور ان کے جوتے بیٹھ کر وہیں پالش کرنے لگی تھی۔ میں ابھی جوتے پالش کر کے ہٹی ہی تھی کہ ان کا ایک اور حکم مجھے سنائی دیا تھا، لڑکی، کپڑے وہیں پر نہیں، واش روم میں ٹانگو اور گیزر بھی آن کر دینا۔ ان کے تو حکم ہی شروع ہو گئے تھے، ایک کے بعد ایک کام بولے ہی جا رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور فوراً ہی ان کا باتھ روم میں ٹانگ کر گیزر آن کرنے لگی۔ مگر اچانک ہی میرا ہاتھ لگنے کی وجہ سے شاور آن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں پوری بھیگ گئی تھی۔ مجھے شاور بند کرنا نہیں آ رہا تھا، اس لیے چلاتے ہوئے زور سے بولی، اسے بند کریں، میرے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ جبکہ وہ اندر بھاگ کر آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بے وقوف لڑکی، گیزر آن کرنے کے لیے کہا تھا، شاور نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے شاور بند کر دیا تھا اور مجھے باتھ روم سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے بھی شکر کا سانس لیا اور کمرے سے باہر آنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ان کی ایک اور آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ چند پلوں میں ہی اس انسان نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کپ بھی لے کر جاؤ۔ میں نے کپ فوراً اٹھایا تھا اور جلدی سے نیچے آ گئی تھی۔
वरना कोई भरोसा नहीं था कि वो दोबारा कोई और काम बोल देता। नीचे आकर मैंने सुकून का सांस छोड़ा था और अपनी जान पर इतने सारे बर्तन देखकर मुझे अपनी हालत पर रहम आने लगा और था। मुझे अपनी माँ का ख्याल आते ही आंखों में आंसू आ गए थे। वो मेरे लिए और मेरे भाई के लिए कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी और मैं उनके लिए चंद दिन काम नहीं कर सकती थी। ये सोचते ही मैंने फौरन से बर्तन धोना शुरू कर दिया था। अभी थोड़ी देर और गुजरी होगी कि अचानक वही विलायती बाबू किचन में दाखिल हुआ और मुझे देखते हुए बोला, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊं तो मेरा कमरा साफ कर देना और ये तुम्हारी ड्यूटी है। आज तुम ही मेरे कमरे को साफ करोगी। वो ये बोलकर ठहरा नहीं था, जबकि मैं आंटी को देखते हुए बोली थी, आंटी, क्या ये सब भी माँ करती थी? जबकि वो ना में सर हिलाने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था। वो लोग मेरी माँ को बर्तन धोने के पैसे देते थे, ये अतिरिक्त काम करने के लिए नहीं। मैं तुनक कर बोली थी, आंटी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी की इतनी गुलामी नहीं करूंगी। माँ बर्तन धोती थी, मैं यही करूंगी। मैं और कुछ कहती कि अचानक ही बड़ी ठकुराइन किचन में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए बोली, तो पहले ही दिन तुम्हारी जुबान चलने लगी। ऐसी लड़कियां हमारे पास काम नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ का काम बर्तन धोना था, हम मानते हैं, लेकिन अगर किसी और मालिक ने तुम्हें हुक्म दिया है तो उसकी पालना तुम्हें करनी ही होगी। मैं समझ गई थी और तुरंत ही सिर हिलाते हुए बोली थी, नहीं बड़ी ठकुराइन, मैं माफी चाहती हूँ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं अपनी सफाई में कुछ और कहती कि उन्होंने हाथ उठा दिया था और मुझे देखते हुए एक आखिरी बात कहकर चली गई थी, आज तो मैंने तुम्हारी जुबान चलती देख ली है। आइंदा मेरी हवेली में अगर तुमने अपनी जुबान का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो याद रखना, हम बड़ी ठकुराइन हैं और माफी हमारे खून में शामिल नहीं है। ये कहकर वो रुकी नहीं थी, बल्कि शीला को इशारा करके कमरे में चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी उम्र महज 16 साल थी। मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी थी। मेरी मम्मी हमेशा मुझे इन सब चीजों से दूर रखती थी। शायद उन्हें मालूम था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। मम्मी की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। अब मुझे स्थायी रूप से हवेली आना पड़ता था। उस विलायती बाबू ने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी, तो मैं हैरान ही रह गई थी उसकी इस मेहरबानी पर। अब मुझे उसके काम करना बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। न जाने क्यों, उसको देखकर मुझे अपना दिल धड़कता हुआ महसूस होता था। उसकी उम्र मुझसे काफी ज्यादा थी। वो करीब 30 साल का आदमी था और मैं महज 16 साल की उसके थी। बावजूद भी वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं उसे छिप छिप कर देखा करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मुझे किसी ने ऐसा करते हुए देख लिया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। खासकर बड़ी ठकुराइन ने। यहाँ पर पूरा एक खानदान बसता था। 3 भाइयों की फैमिली रहती थी। तीनों भाई आपस में मिलकर रहते थे। तीनों की पत्नियां भी बड़ी ठकुराइन सबसे बड़ी थी। उसके बाद उनकी 2 देवरानियां थी, वो भी उनके हुक्म की आगे जबान नहीं खोलती थी। यहाँ पर मेरी उम्र की और भी लड़कियां थी जो इस हवेली में रहती थी। उनके घर की औरतें भी घर से बाहर नहीं जा सकती थी। इन ठाकुरों ने अपनी औरतों को छुपा कर रखा हुआ था और अपने घर के काम करने वाली औरतों को भी वो बहुत इज्जत देते थे। अभी तक मुझे किसी भी ठाकुरजादे ने गलत नजरों से नहीं देखा था। जो भी देखता था निगाहें नीचे करके ही गुजर जाता था, सिवाय उस विलायती बाबू सूरज भान के। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक बीतता जा रहा था और मुझे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके थे। अब मम्मी भी ठीक हो रही थी और उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपनी जगह वापस संभाल लूंगी। मैंने मम्मी को मना कर दिया था। एक तो मैं उनकी हालत पर रहम खा रही थी। इतना सब सहने के बाद भी वो हमारे खातिर घर घर जाकर लोगों की चाकरी करती थी और फिर घर आकर लोगों के कपड़े भी सिलती थी। मैंने उनसे यही कहा था कि आप घर बैठकर सिलाई करो, मैं हवेली के काम निपटा लूंगी। और दूसरी बात ये थी कि अब मेरा दिल घर में नहीं लगता था। जब तक मैं उस विलायती बाबू का चेहरा नहीं देख लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। उसके काम करना मेरे जिम्मे थे। कपड़े प्रेस करना, जूतों की पॉलिश करना, कॉफी बनाना, उसे खाना देना, यहाँ तक कि उसके कमरे की सफाई भी मेरे जिम्मे ही लगाई गई थी। और आज भी मुझे शीला आंटी ने बड़ी ठकुराइन का हुक्म सुनाया था
کہ उनका सुपुत्र कहकर गया है कि उसे बता दिया जाए कि जब मैं कमरे से चला जाऊं तो कमरे की सफाई कर दी जाए और अलमारी के कपड़े भी ठीक कर दिए जाएं। उनके हुक्म का मैंने तुरंत पालन किया था और झाड़ू पोछा उठाकर जल्दी से कमरे में घुस गई थी। मैं जल्दी जल्दी कमरे की सफाई करने लगी थी। डस्टिंग के लिए जब मैंने कपड़ा ड्रेसिंग टेबल पर मारा तो वहीं पर सूरज भान की तस्वीर रखी हुई थी, जिसे देखकर अचानक ही मेरा दिल अजीब सी हालत का शिकार हो गया था। ये इंसान चुपके से मेरे दिल में कब बस गया था। मैं कहने को इस घर की नौकरानी थी। मेरा और सूरज भान का कोई जोड़ नहीं था। मैं जमीन की खाती थी तो सूरज भान आसमान का चांद था। वो मुझे कभी नहीं मिल सकता था। लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। कितनी ही देर तक मैं उसकी जादू भरी पर्सनैलिटी को निहारती रही। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि मैं उनमें डूब जाती थी। मैं जब सूरज भान के सामने होती तो अपनी नजरें नहीं उठाती थी, बस चुपके चुपके ही देखा करती थी। लेकिन तस्वीर को मैं बेधड़क निहार सकती थी। उसके एक एक अंग को मैं निहार रही थी। उसकी आंखें, उसके होठ, उसके बाल, सब कुछ मेरे दिल में उतरते जा रहे थे। अचानक ही मैंने उसकी तस्वीर उठाकर अपने दिल से लगा ली थी। तस्वीर थामकर मैं उसकी मसहरी पर बैठ गई थी। कमरे में एसी चल रहा था। ठंड माहौल में अपने मनपसंद इंसान को इतने करीब से देखने का एहसास ही सुखद था। मुझे सुकून मिलने लगा था। काम करने की वजह से मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सुबह के नाश्ते और खाने के बर्तन धोए थे और उन्हें धोकर ही मेरी हालत बुरी हो गई थी। मैं सुकून पाने के लिए उसी मसहरी पर लेट गई थी और मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कब सूरज भान की तस्वीर अपनी छाती से लगाए सो गई थी। मुझे सोते हुए न जाने कितनी देर गुजर चुकी थी कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई मेरे बेहद करीब है। और अचानक ही झटके से मेरी आंख खुली। लेकिन ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था, बल्कि कोई मेरे बेहद करीब लेटा हुआ था और उसके हाथ मेरे पेट पर रेंग रहे थे। मैं दम साधे लेटी रही। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। और अचानक ही वो हाथ रेंगता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इससे पहले मैं कुछ बोलती, वो हाथ मेरे लबों तक पहुंच चुका था और मेरी आवाज को बंद कर चुका था। जो कोई भी था, मेरे बेहद करीब आ चुका था। और पता नहीं क्या हुआ, कुछ ही देर बाद मैं दोबारा अंधेरे में डूब चुकी थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। करीब 3 घंटे बाद मेरी आंख खुली थी। मैं अभी भी उसी कमरे में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही मैं होश की दुनिया में लौटी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान सर पर आ गिरा हो। मैंने अपने वजूद पर नजर डाली तो मुझे अपना आप खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। शरीर में एक अजीब से बदलाव महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर से ट्रक चढ़ा दिया गया हो। शरीर का एक एक हिस्सा दुख रहा था और जैसे ही मैंने अपने ऊपर कंबल देखा और उसके नीचे अपने आप को देखा तो मेरे होश उड़ गए। कंबल के नीचे मैं जिस हालात में थी, मैं खुद में सिमट कर रह गई थी। कमरे में कौन आया था? किसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी? किसने मेरी इज्जत को तार तार किया था? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। मैं उठकर बैठ चुकी थी। मैंने कमरे में एक सरसरी नजर डाली तो वहां कोई नहीं था। मेरी बेहोशी का फायदा उठाया गया था। मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई थी, मैं खुद इस बात से वाकिफ नहीं थी। मैंने जल्दी से बराबर में पड़े कपड़े पहन लिए थे और हवेली से बाहर निकल गई थी। घर आने के बाद मैं बहुत रोई थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। अगर किसी को इस बात का पता चल जाता कि मेरी इज्जत दागदार हो गई है तो बहुत बदनामी होती। कोई भी मुझे कबूल नहीं करता। ये सोच सोच कर मैं बहुत तकलीफ में थी। पता नहीं मुझे बार बार बेहोशी क्यों हो रही थी। अभी मेरी आंखें बंद सी होने लगी थी। शायद उस इंसान ने मुझे कोई नशीली चीज सुंघा दी थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आने लगी और मैं उसी वक्त सो गई थी। वक्त गुजरने लगा और 3 दिन हो चुके थे, लेकिन मैं हवेली नहीं जा रही थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था। मम्मी ने एक दो बार पूछा तो मैंने मम्मी को टाल दिया था, लेकिन घर के हालात भी देखते थे। हवेली से बुलावा आने लगा था कि छोटे साहब के कमरे की सफाई मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें किसी के हाथ की सफाई पसंद ही नहीं आती थी। और मजबूरन मुझे हवेली जाना पड़ा। लेकिन अब मैं बहुत गुमसुम सी रहती थी।
सूरज के कमरे में जाने से अब मुझे घबराहट होती थी। कई बार मेरा शक उस पर भी गया था, मगर उस दिन वो दूसरे शहर गए हुए थे, तो फिर उसकी वापसी मुमकिन ही नहीं थी। वो तो सुबह को वापस आया था। पहले मैं सूरज के कमरे में अपनी खुशी से सफाई करती थी। अब मैं वहां सूरज के बुलाने पर ही जाती थी। अभी मैं सूरज के कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी सूरज भी कमरे में चला आया था। मेरी तरफ एक नजर डालकर वो बेड पर विराजमान हो चुका था, लेकिन उनकी नजरें मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। उनके आने की वजह से मेरे दिल की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। मैंने एक नजर उठाकर देखा और जल्दी ही अपनी नजर को झुका लिया था, क्योंकि सूरज मुझे ही निहार रहा था। मैं कमरे से जाने लगी तो उसने मुझे आवाज देकर रोक लिया था। कहने लगा, रुको सलोनी, अभी कमरा पूरी तरह साफ नहीं हुआ। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं बाद में कर दूंगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो बेड से उतरकर मेरे करीब आया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठा दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए चिंता थी। वो कहने लगा, क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने बहाना बना दिया कि मेरे सर में दर्द है। उसकी आंखों में कुछ तो था जो मेरा दिल धड़क उठा था। उसका स्पर्श पाते ही मेरे बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया था। मैं जल्दी से उसे अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर आ गई। उसकी नजरों ने दूर तक मेरा पीछा किया था। दिल में खुश फहम का ख्याल आया कि कहीं सूरज मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लगा। लेकिन अगले ही पल दिल खून के आंसू रोने लगा था, क्योंकि मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। और जब मेरी हकीकत सूरज भान को पता चलती तो वो अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ लेता, क्योंकि ये ठाकुर अपनी इज्जत के लिए जान ले लेते हैं और जान दे भी देते हैं। उस दिन मैं हवेली में ज्यादा नहीं रुकी थी और घर वापस आ गई थी। 15 दिन तक मैं हवेली नहीं गई। माँ से मैं तबीयत खराब का बहाना बना दिया करती और मेरी माँ वापस से हवेली जाने लगी थी। एक दिन मम्मी घर आई तो कहने लगी, सलोनी, छोटे साहब तुझे बुला रहे थे। कह रहे थे कि मुझे सिर्फ सलोनी के हाथ का साफ किया हुआ कमरा ही पसंद आता है, बाकी किसी का भी सफाई मुझे पसंद नहीं आती। ऐसा करते हैं, हम दोनों माँ बेटी हवेली चला करेंगे। मैं बर्तन धो लिया करूंगी, तू छोटे साहब के कमरे को साफ कर दिया करना। अच्छा है, 2 पैसे हाथ में आ जाएंगे तो तेरी शादी भी तो करनी है। तेरे दहेज के लिए न जाने कितना पैसा जोड़ना पड़ेगा। इस तरह धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होगा तो बाद में आसानी रहेगी। दिल तो मेरा भी चाह रहा था सूरज को देखने के लिए, और यूं दिल के हाथों लाचार होकर अगले दिन मैं फिर से काम पर चली गई थी। हालांकि तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं लग रही थी। मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। अचानक ही मुझे घबराहट होने लगी, दिल मचलने लगा और मैं फौरन ही बेसिन में झुक गई। मुझे एक बड़ी उल्टी हुई। मम्मी को उस दिन छोटे भाई को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो आज हवेली नहीं आई थी। उनके हिस्से के बर्तन खड़ी मैं धो रही थी कि अचानक मुझे उल्टियां शुरू हो गई। आंटी वहीं खड़ी खाना पकाने में व्यस्त थी। उन्होंने मेरी हालत देखी तो फौरन ही संभालने लगी और वहीं बिठा दिया। पानी का गिलास भरकर मेरे होठों से लगाया तो एक बार फिर मेरा दिल मचलने लगा और मैं दोबारा बेसिन में झुक गई। मुझ पर बेहोशी छाने लगी। बड़ी ठकुराइन से इजाजत लेकर मुझे घर भेज दिया गया। मगर घर आने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरी मम्मी एक समझदार औरत थी। वो मेरी हालत को देखते ही समझ गई कि मामला कुछ और है। उन्होंने फौरन ही अपने दोस्त दाई को घर बुलाया। जब मेरा चेकअप किया गया तो मैं गर्भवती थी। ये खबर मेरे ऊपर कयामत की तरह टूटी। मुझे अपना आप खत्म होता हुआ दिखाई दिया। ऐसा कैसे हुआ था? मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि जिसने मेरे साथ बदसलूकी की है वो कौन है। मेरी मम्मी दाई के जाने के बाद कमरे में आई और मुझे चंद ही पलों में पीट कर रख दिया। उनके होठों पर एक ही सवाल था कि सच सच बताओ, किसके साथ काला मुंह किया है? जबकि मेरे पास एक ही जवाब था कि मैं नहीं जानती। थोड़ी देर बाद वो वहीं बैठकर रोने लगी और मुझे देखते हुए कोसने लगी कि तभी तो मैं तुझे बाहर नहीं भेजती थी। ये मर्दों का समाज है, मासूम औरतों को जीने नहीं देते। मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं था। मैं अम्मा की बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी और फिर उस दिन का वाकया उसके सामने रख दिया। माँ रोती रह गई और उनके पास एक ही जवाब था, वो ठाकुर लोग हैं, कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अचानक ही मुझे बड़ी ठकुराइन का ख्याल आया। वो भले ही गुस्से की तेज थी,
लेकिन अपने उसूलों की बहुत पक्की थी। आज तक मैंने उन्हें कभी कोई अन्याय करते नहीं देखा था। मैंने माँ की तरफ देखते हुए कहा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? वो अचानक ही मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोली, मुझे मालूम है मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन वो लोग बहुत अमीर हैं, हमारी कौन सुनेगा? और खासकर वो बड़ी ठकुराइन। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे पता था बड़ी ठकुराइन मेरी बात जरूर सुनेंगी। मैं मम्मी को लेकर बड़ी ठकुराइन के पास चली गई और उनके कदमों में बैठकर उस दिन की सारी बात बता दी। बड़ी ठकुराइन कुछ पल के लिए खामोश हो गई और मुझे देखते हुए बोली, लड़की, अगर तुम्हारी बात में जरा भी झूठ शामिल हुआ तो याद रखना, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे और हमारी पहुंच बहुत ऊंची है कि तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। मैं उनका घुटना पकड़ते हुए बोली, बड़ी ठकुराइन, हम वादा करते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम उस दिन छोटे ठाकुर के कमरे में गए थे और उसी दिन हमारे साथ किसी ने हरकत की है। ये सुनकर उन्होंने फौरन ही अपने बेटों को बुला लिया और सबका डीएनए टेस्ट करवाया। मेरी सोच के बिल्कुल उलट रिजल्ट खुलकर सामने आया था। जिस शख्स को मैंने अपना दिल दिया था, जिसे मैं अपना शहजादा मान चुकी थी, जिसके लिए मैं बार बार उस हवेली में आ रही थी, जिसके काम मैं दिल से कर रही थी, वही सितमगर मेरी इज्जत का लुटेरा निकला। दिल के हजार टुकड़े हो गए थे। मोहब्बत का जो महल अपने मन में मैंने तामीर कर लिया था, वो चकनाचूर होकर गिर चुका था। ठाकुर सूरजभान दूसरे शहर से जल्दी वापस लौट आया था और उसने कमरे में मुझे सोता देखा और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। ये सब सुनकर ही मेरा दिल टूट गया था। कहने को बड़ी ठकुराइन बहुत सख्त मिजाज औरत थी, लेकिन उन्होंने मुझे बेसहारा नहीं होने दिया। उन्होंने उसी वक्त अपने पति को सारी बात कह सुनाई और मेरी शादी छोटे ठाकुर सूरजभान से कर दी गई। मुझे उस शख्स से नफरत थी, मगर और जो बातें उसने शादी के बाद मुझे बताई, उन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसका कहना था कि वो पहले दिन से ही मुझे देखकर बहक गया था। मेरे मासूम चेहरे ने उसे गुनाह की दावत दी थी और उसने सोच लिया था कि वो मेरे वजूद को हासिल करके ही दम लेगा। खासकर जब उसने मुझे भीगे कपड़ों में देखा था, तो उसी पल उसका दिल बेईमान हो गया था। पहले वो मेरे शरीर को जबरदस्ती हासिल करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे मेरी मासूमियत और मेरी खूबसूरती से प्यार हो गया था। उसने सोचा था कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजेगा और मुझे जायज तरीके से अपनाएगा, मगर उसे मौका ही नहीं मिला था। उस दिन जब मैं उसके कमरे में सो गई थी, अचानक ही वो कमरे में आ गया था। मुझे अपने बेड पर सोता देखकर वो पहले चौंका था, फिर मुझे उठाने के लिए मेरे करीब आया था और जब मुझे उठाने के लिए उसने मुझे हाथ लगाया, उस वक्त उसका दिल मुझ पर बेईमान होने लगा था। बेख्याली में उसने मेरे होठों को चूम लिया था और इससे आगे वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे बदन तक पहुंच चुके थे और जब मेरी आंख खुली तो वो हड़बड़ा गया था और उसने एकदम से मेरी गर्दन की ऐसी नस दबाई जिसकी वजह से बेहोशी हो गई थी। सूरज का कहना था कि बाद में वो बहुत पछताया था। वो मुझसे माफी मांगना चाहता था और मुझसे शादी करके मुझे इज्जत और सम्मान भी देना चाहता था, लेकिन फिर मैं हवेली आई ही नहीं। वो रोज मेरी राह ताकता था और इससे पहले कि वो मुझसे बात कर पाता, मैं खुद ही बड़ी ठकुराइन के पास पहुंच गई थी और अपनी हालत उन्हें बता दी थी और आनन फानन में मेरी शादी सूरज के साथ हो गई थी। सूरज का कहना था, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि तुम मुझे मिल गई हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। तुम्हारे सारे दुखों की भरपाई कर दूंगा। उस इंसान ने धीरे धीरे मेरी नफरत को खत्म करना शुरू कर दिया था। मैं गर्भवती थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक तो मेरी कम उम्र थी, ऊपर से मैं बहुत कमजोर भी थी। इसी वजह से उसने मेरा बहुत साथ दिया था। हाँ, उसने गलत किया था, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती थी। उसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया था, मगर अब वो मेरा पति था, मेरे बच्चे का बाप था। कुछ भी हो, मुझे उसे स्वीकार करना ही था। मेरी मम्मी तो उसके लिए बलाएं ले रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि पूरे गांव में बता दे कि उनकी बेटी का रिश्ता ठाकुरों की हवेली में हो गया है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 9 महीने कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे दिन रात तो बस सूरज की बाहों में ही बीत रहे थे। और 9 महीने बाद मेरे हाथ में चांद सा बेटा आया था।
तो बिल्कुल सूरज भान जैसा था। उसने अपने पापा के ज़रिए मेरे बाप की अकल भी ठिकाने लगा दी थी और उन्हें एक अच्छी नौकरी पर लगा दिया था। हमारे हालात बेहतर हो गए थे। मैं जिस घर में लोगों के हुक्म सुनती थी, अब उसी घर में मैं हुकूमत करती हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।